अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका तारिक। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी का एक चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि ये जो चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका मतलब क्या है। ये जो इनहेरिटेंस है और इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से यानी माँ बाप से बच्चों तक ट्रांसफ़र होता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहता है। यानी जो माँ बाप का कैरेक्टर है वो बच्चों तक कैसे ट्रांसफ़र होता है, यानी बच्चों तक कैसे जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन का मतलब है कि वो अलग अलग दिखना, वेरिएशन अलग डिफरेंट। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ जेनेटिक्स टर्म के बारे में यानी वर्ड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इस वर्ड को अगर हम समझेंगे नहीं तो ये चैप्टर भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত কেইটামান ৱৰ্ড জেনেটিক টাৰ্মছ আমি জানিব লাগিব, আৰু এই টাৰ্মছৰ অৰ্থ বা মিনিং নজনাকৈ আমি चैप्टरটো একো বুজিব নোৱাৰিম। तो पहले हम जान लेते हैं, जैसे चैप्टर का हेडिंग था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो पहले मैंने बताया कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इसमें देखिए वो इनहेरिटेंस क्या है। तो अगर ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो एक नंबर आते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे आप। तो अब आपको ये लिखना है कि द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड वन और ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों तक यानी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अर्थात माँ देवतार পৰা ল'ৰা ছোৱালীলৈকে চৰিত্ৰ বা কেৰেক্টাৰ চৰিত্ৰ যিটো ট্ৰান্সফাৰ হয় তাকে কি কয়, ইনহেৰিটেন্স কয়। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी का जो आई कलर है वो ब्लू है, जब उसका बच्चा होगा अगर उसका भी आई कलर ब्लू हो गया तो क्या इसका जो ब्लू कलर है, ये जो कैरेक्टर है ब्लू कलर का, ये कैरेक्टर बच्चों तक ट्रांसफ़र हो गया। तो इसको कहते हैं कि ट्रांसफ़र होना, यानी जो माँ बाप का कैरेक्टर होता है, यानी माँ बाप में जो कैरेक्टर रहता है वही कैरेक्टर अगर बच्चों तक जैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो उसके बाद आता है आपका हेरिडिटी। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हेरिडिटी क्या है, व्हाट इज़ हेरिडिटी। 1 मार्क्स आते हैं आपको। तो आंसर क्या होगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आपका क्या होगा कि देखिए ये दोनों सेम दिखता है डेफिनेशन कि इट कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो पहले ये भी क्या कहते हैं कि जो माँ बाप से बच्चों तक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो पहले मैंने बताया कि इनहेरिटेंस क्या है, तो मैंने सेम बताया था, लेकिन एक बात देखिए इसमें क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच, जो माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों तक जाने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों तक ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर जाते हैं, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसी को कहते हैं हेरिडिटी। कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है कि
द प्रोसेस बाय व्हिच जिस प्रोसेस के जरिए प्रोसेस को क्या कहते हैं इनहेरिटेंस और जो करेक्टर जाता है इसको क्या कहते हैं हेरिडिटी तो इसमें कन्फ्यूज मत होना तो আছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টক এটাও ক'ব বিচাৰোঁ যে চোৱা ইয়াতে কনফিউজ নহ'বা ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে যিটো প্ৰচেছ অৰ্থাৎ যিটো পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কেৰেক্টাৰবোৰ ট্ৰেন্সফাৰ হয় সেই পদ্ধতি জাষ্ট পদ্ধতিটোক ইয়ানি প্ৰচেছটোক কি কয় ইনহেৰিটেন্স কয় আৰু যিটো কেৰেক্টাৰ যায় তাক কি কয় हेरिडिटी तो ইয়াতে কনফিউজ নহ'বা जो टर्म है वो है एलील तो एलील क्या है हम समझ लेते हैं ये भी क्वेश्चन में आ जाते हैं 1 मार्क्स का कि एलील क्या है व्हाट इज़ एलील तो हमें एग्जाम में क्या लिखना है पहले वो बताता हूँ एन एलील इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिलोमॉर्फ यानी जो एलील है वो एलिलोमॉर्फ का शॉर्ट फॉर्म है एन एलील इज़ ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन यानी एलील एक जीन का अलग अलग फॉर्म है तो हम असमीज में समझ लेते हैं एलील हल एलिलोमॉर्फर शॉर्ट फॉर्म और एलील हल एटा जीनर ब्लैक ब्लैक फॉर्म धरन तो इससे पहले जो हम ये एक्सप्लेन करते हैं इसको समझ लेते हैं इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया कि ब्लू आइस है तो ये जो ब्लू आइस है इस ब्लू आइस के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है हम ह्यूमन बीइंग यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं सबका जो कैरेक्टर है जितने भी कैरेक्टर है सब कैरेक्टर के लिए एक एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लू आइस हेयर कलर आई कलर हेयर कलर स्किन कलर वॉइस टोन हाइट जो भी हो जितने भी कैरेक्टर है हमारा जो हम बाहर से देख सकते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर जितने भी है यानी जो भी कैरेक्टर है अंदर हो या बाहर हो जितने भी कैरेक्टर है सब कैरेक्टर के लिए एक एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है तो ये जो ब्लू आइस है ये जो कैरेक्टर है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक जीन और हम मान लेते कि वो जीन कैपिटल बी है इसमें मैंने 2 एलील लिख दिया इसमें मैंने 2 कैपिटल बी लिख दिया इसका मतलब यही है कि ह्यूमन बीइंग जो है ये अकेले बन नहीं सकता ये बनने के लिए 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए ये कैपिटल बी मैंने 2 दे दिया इसका मतलब है कि एक फादर की तरफ से आएगा एक मदर की तरफ से आएगा और दोनों मिला के एक जीन बनेगा और ये जो एक मदर की तरफ से आएंगे एक फादर की तरफ से आएंगे इसको फैक्टर कहते हैं क्या कहते हैं इसको ही फैक्टर कहते हैं और यही है आपका एलील यानी ये एक एलील है ये दूसरा एलील है यानी 2 एलील मिलके एक जीन बनता है बस क्लियरली समझ लीजिए कि 2 एलील यानी 2 फैक्टर यानी 2 एलील मिलके एक जीन बनता है और जो दोनों में से एक फादर की तरफ से आएगा एक मदर की तरफ से आएगा ठीक है अर्थात यार आगत जो मैं कैसो जो ब्लू आइस এইটো যে কেৰেক্টাৰ আছে ইয়াৰ বাবে এটা জিন ৰেছপন্সিবল হয় আৰু সেই ৰেছপন্সিবল জিনটো হ'ল কেপিটেল বি আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু কেপিটেল বি মই দুটা এই কাৰণে দিছোঁ যে এটা ফাদাৰৰ তৰফৰ পৰা আহিব এটা মাকৰ তৰফৰ পৰা আহিব আৰু দুটা মিলি এটা জিন হ'ব অৰ্থাৎ সিম্পলি আমি বুজিব লাগিব যে দুটা এলিল মিলি এটা জিন হয় আৰু এই দুটা এলিল यानी দুটা ফ্যাক্টর মিলি এটা জিন হয় বা দুটা এলিল মিলি এটা জিন হয় আৰু এই দুটা এলিলৰ এটা ফাদাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা মাদাৰৰ তৰফৰ পৰা আহে আৰু দুটা মিলি এটা জিন হয় আৰু আমাৰ যিমান ক্যাৰেক্টাৰ আছে প্ৰত্যেক ক্যাৰেক্টাৰৰ বাবে দুটা এলিল থাকে আৰু এটা এলিল মাকৰ তৰফৰ পৰা এটা দেউতাৰ তৰফৰ পৰা আহে আৰু দুটা মিলি এটা জিন হয় আৰু এই জিনে কি কৰে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰবোৰ কন্ট্ৰোল কৰে অৰ্থাৎ যিমানবোৰ ক্যাৰেক্টাৰ আছে আটাইবোৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ বাবে এটা জিন ৰেছপন্সিবল হয় কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবা যে ইয়াতে মই কৈছোঁ যে এটা জিনত দুটা এলিল থাকে কিন্তু কেতিয়াবা এটা জিনত
দুটাতকৈ বেছি এলিল থাকিব পাৰে। ইয়াতে মই কি দিছোঁ, यार आगे तो मैं की दिसिलू जे इससे पहले एक बात को समझ लीजिए कि मैंने जो बोला कि एक जीन में आपका 2 एलील रहते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहते। एक जीन में आपका 2 से ज़्यादा एलील भी रह सकता है, यानी 3 भी रह सकता है, यानी 4 भी रह सकता है। बात को समझ लेना, एक जीन में ये आपका जीन है, देखिए ये पूरा जो है राउंड ये आपका जीन है, और ये जो अंदर बी है ये एलील है, यानी इसमें 4 एलील है। मैंने बोला कि इससे पहले मैंने बोला था कि एक जीन में आपका 2 एलील रहेगा, यानी 2 एलील मिलके एक जीन होता है, एक जीन बनता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमारा कुछ कैरेक्टर ऐसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ कैरेक्टर ऐसा है जहाँ पर आपका 2 एलील नहीं, उसमें 2 से ज़्यादा एलील देखने को मिलता है, यानी 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकते हैं। जब 2 से ज़्यादा यानी मोर देन 2 एलील रहेगा एक जीन के अंदर, यानी क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर जगह पर, अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर जगह पर जब यानी सेम लोकस पर, और ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, लोकस। जब एक क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकस पर यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मोर देन 2 एलील रहेगा, इसको क्या कहेगा, इस सिचुएशन को मल्टीपल एलील कहेगा। बातों को समझ लेना, इस सिचुएशन को जब मोर देन 2 एलील रहेगा इसको क्या कहेगा, बात को समझिए, जब मोर देन 2 एलील रहेगा इसको क्या कहेगा, मल्टीपल एलील। यह तो था पहले हमें एलील था, यानी अर्थात यह पहले जो था इसको एलील कहता था, अभी मोर देन 2 रहेगा तो क्या कहेगा, मल्टीपल एलील। देखिए इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक 2 एलील मिलके एक जीन बनता है, 2 एलील मिलके एक जीन बनता है, और जब 2 से ज़्यादा एलील रहेगा क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर यानी लोकस पर यानी पोजीशन पर, उस सिचुएशन को मल्टीपल एलील कहेगा। यानी मोर देन 2 एलील जब रहेगा उसको क्या कहेगा, मल्टीपल एलील। अभी मल्टीपल एलील का डिफिनेशन क्या होगा मैं अभी बताऊंगा। जब हमें पता चल गया कि मल्टीपल एलील क्या है, तो एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मल्टीपल एलील विथ एक्सप्लेन मल्टीपल एलील विथ एग्जांपल, और व्हाट इज मल्टीपल एलील। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका आंसर भी आपको दे दूँ, 2 मार्क्स आएगा। मैंने देखा 2-3 बार शायद आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा, अभी देखिए इसमें एक्सप्लेन मल्टीपल एलील विथ एग्जांपल, तो आंसर क्या होगा, यह एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से दे दिया। देखिए एग्जांपल क्या होगा, वी नो दैट ए जीन कंटेन 2 एलील्स। जैसे हमें पता है कि एक जीन में 2 एलील रहते हैं, but when a gene containing more than 2 alleles at the same locus, this situation is called multiple allele. same locus of a chromosome होगा, यानी यहाँ पर तो इसमें अब अच्छे से देखिए, we know that a gene contain 2 alleles, but when a gene containing more than 2 alleles at the same locus of a chromosome, this situation is called multiple allele. यानी जैसे मैंने पहले बताया कि एक जीन में 2 एलील रहते हैं, लेकिन जब एक जीन में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर यानी पोजीशन पर 2 से ज़्यादा यानी मोर देन 2 एलील रहेगा,
उस सिचुएशन को क्या कहेगा, मल्टीपल एलील कहेगा। अभी इसका एग्जांपल क्या है, देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये क्या है, हम सबको पता है कि किसी किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है। और ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, और यही है मल्टीपल एलील के बेस्ट एग्जांपल। और ये अक्सर हमेशा याद भी रहता है, इसीलिए याद भी रहता है। अभी देखिए कैसे, अभी ये जो ए बी ओ मल्टीपल, ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसके लिए अभी देखिए ए के लिए एक एलील होगा, बी के लिए एक एलील है, ओ के लिए भी एक एलील होगा। लेकिन इसमें देखिए मैंने एग्जांपल में क्या लिखा, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील इज ए बी ओ टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। इन दिस केस यहाँ पर क्या होता है, जो ए इसके लिए जो एलील होता है, अभी देखिए इसके लिए जो एलील होगा, ये ए के लिए आई ए होगा, और बी के लिए आई बी होगा, और ओ के लिए आई ओ होगा। ए के लिए ए फॉर आई ए, बी फॉर आई बी, एंड ओ फॉर आई ओ। मतलब ये जो करेक्टर है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एलील ये है 1 2 3। अभी देखिए एक आदमी में एक टाइम पर सिर्फ ब्लड ग्रुप ऐसा हो सकते कि ए बी हो सकते, नहीं तो ए होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो ओ होगा। ऐसा नहीं कि ए बी ओ तीनों एक साथ होगा, तीनों एक साथ कभी नहीं होता है। तो ये जो आई ए आई बी है, ये जो दो एलील है, ये डोमिनेंट ओवर आई ओ, यानी आई ओ रिसेसिव है, आई ए आई बी डोमिनेंट एलील है। यानी अभी देखिए डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है कि जब आई ए और आई ओ एक साथ रहेंगे तब क्या होगा, उस आदमी का ब्लड ग्रुपिंग ए होगा। जब आई बी आई ओ होगा तो ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा, आई बी होगा। जब ए बी रहेंगे, आई ए आई बी एक साथ रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, इसलिए उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है, इन दिस केस आई ए आई बी आर डोमिनेंट ओवर आई ओ, यानी आई ए आई बी एलील डोमिनेंट है और आई ओ रिसेसिव है, यानी ये आई ए आई बी को डोमिनेट नहीं कर सकता है। These 3 alleles are present at the same locus of a chromosome, यानी ये 3 एलील एक क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकेशन पर, पोजीशन पर रहते हैं, बट each individual only gets 2 of the allele from their parents, यानी ये 3 एलील क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन यानी पोजीशन पर रहता है, लेकिन एक बच्चा उसके पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ 2 ही एलील पा सकता है, या आई ए मिलेगा यानी और आई ओ, मतलब यानी कोई भी 2 एलील मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। यानी आई ए आई बी आई ओ, ये तीनों में से एक पर्सन को, एक चिल्ड्रेन को माँ बाप की तरफ से सिर्फ 2 ही, कोई भी 2 मिल सकता है, या आई ए आई बी होगा, या आई ए आई ओ होगा, या आई बी आई ओ होगा, सिवाय इसके कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आई ओ, मतलब एक चिल्ड्रेन माँ बाप की तरफ से सिर्फ 2 एलील मिल सकते हैं उसको, और 2 एलील क्या क्या हो सकते हैं यही देखिए, आई ए आई बी होगा, नहीं तो आई ए आई ओ होगा, आई बी आई ओ हो सकता है, आई ओ हो सकता है। इनमें से कोई भी 2, यानी कि चारों में से कोई भी एक मिल जाएगा। बस यही था एग्जाम्पल मल्टीपल एलील का। तो आपको एग्जाम में आएगा और पूछे जाएंगे, मार्क्स भी आएंगे, तो आप बस वो इसको ही लिख दीजिए। और अभी आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो
है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या है, तो इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर जो हम लड़के लोग होते हैं उसको फाइट देखना बहुत पसंद होता है, MMA फाइट हो या UFC फाइट हो और WWE हो। तो जो WWE है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है हमारे बीच में। जो इंडिया में बहुत सारे लोग यानी ज़्यादातर लोग इंडिया में WWE देखते हैं। तो उसमें मैं 2 स्टार का नाम लूँगा, एक ब्रॉक लेसनर और एक दी रॉक। तो एक है ब्रॉक लेसनर, दूसरा है दी रॉक। तो मैं इस वीडियो में क्लियरली बता रहा हूँ मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें किसी को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें किसी एक मैच पर बेस करके यानी किसी एक फाइट के ऊपर बेस करके मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको कोई इशू मत बनाएं। तो हम सबको पता है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो अक्सर अगर रॉक के साथ फाइट होता है तो ब्रॉक लेसनर जीत जाता है। मैंने एक फाइट देखा है कि उस फाइट में ब्रॉक लेसनर क्या हुआ, रॉक के ऊपर भारी है, यानी ब्रॉक लेसनर रॉक के ऊपर रॉक को डोमिनेट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये ब्रॉक लेसनर जीत जाएगा और रॉक हार जाएगा ये मैच। अगर बात को समझे, देखिए ब्रॉक लेसनर रॉक को हराया, यानी जब किस लिए हराया, क्योंकि ये डोमिनेट किया है रॉक को, तब भी ये जीत पाया है। तो उसी तरह अगर ये दोनों मिलके एक जीन है, ये दोनों मिलके अगर एक जीन है, मान लीजिए ये दोनों मिलके एक जीन है, ये एक एलील है, ये एक एलील है, ब्रॉक लेसनर एक एलील है और दी रॉक एक एलील है, और ये जो पूरा है ये आपका एक जीन है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। इसमें ब्रॉक लेसनर जीत गया, तो ये जब ये जीत गया तो ये क्या होगा, ब्रॉक लेसनर ये डोमिनेंट एलील होगा। अगर ये आप मान लीजिए कि ये जो पूरा है ये एक जीन है, देखिए मान लीजिए दोनों के बीच में फाइट हुआ और ब्रॉक लेसनर जीत गया, और ये जो पूरा है ये एक जीन है, और ये कोई भी एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, और इसमें 2 एलील है, एक है ब्रॉक लेसनर, एक है आपका दी रॉक। बात को समझने की कोशिश करना। अगर ये 2 एलील है, ब्रॉक लेसनर जीत गया, इसका मतलब क्या है कि इसको डोमिनेंट एलील कहेगा, ठीक है। और दी रॉक हार गया फाइट में, इसको क्या कहेगा, रिसेसिव एलील। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए एक फाइट हुआ दोनों के बीच में, ब्रॉक लेसनर और दी रॉक के बीच में फाइट हुआ, और फाइट में ब्रॉक लेसनर जीत गया। और अगर हम मान लें कि ये दोनों मिला के एक जीन है, और ये जो जीन है कोई भी एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, और ब्रॉक लेसनर फाइट में जीत गया इसलिए ये डोमिनेंट एलील है, और रॉक हार गया इसलिए ये रिसेसिव एलील है। अगर रॉक जीत जाता, ब्रॉक लेसनर हार जाता, तो क्या होता, रॉक डोमिनेंट एलील होता और ब्रॉक लेसनर रिसेसिव एलील होता। तो अब आए जो ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर है उसमें जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। तो a dominant allele is a variation of a gene that will produce a certain phenotype even in the presence of other allele। यानी ये जो डोमिनेंट एलील है, ये हमें पता है कि एक जीन में 2 एलील रहता है, और दोनों में से डोमिनेंट वही है जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है।
हम बाहर से जो दिख पा रहे हैं, सपोज एक बंदे का हेयर कलर रेड है, अगर हम ये बाहर से देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इस हेयर कलर के लिए उसका बेशक उसका दो जीन है, और जो रेड कलर का हेयर कलर है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो एलील है ये डोमिनेंट है, इसलिए हम देख रहे हैं। जो बाहर से देख रहे हैं यानी वो कैरेक्टर डोमिनेंट है, और जो दूसरा एलील रहेगा यानी जो दूसरा रहेगा उसको क्या कहेगा, रिसेसिव एलील कहेगा, यानी द रिमेनिंग अदर एलील इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। तो समझ में आए? अगर क्वेश्चन में ये भी पूछे जाते हैं, आपको 2 मार्क्स आता है कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील क्या है, आपको बस यही 2 लिख। और नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो जीनोटाइप है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि जीनोटाइप का मतलब क्या है। जीनोटाइप इज द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इससे पहले जो मैंने बताया कि हमारे जितने भी कैरेक्टर है, यानी आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, जो भी है कैरेक्टर, सबके लिए एक एक जीन रेस्पॉन्सिबल है, और वो जो जीन है इसका जो फॉर्म है यानी जेनेटिक फॉर्म और जेनेटिक एक्सप्रेशन। सपोज इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि जो ब्लू कलर का आइस है उसके लिए किया था आपका, मैंने कैपिटल बी 2 एलील लिया था, और जीन के लिए 2 एलील लिया था। और कैपिटल बी ये जो एक्सप्रेशन यानी जो ये दिख रहा है, मतलब इसको ही कहते हैं आपका जीनोटाइप, यानी जो ब्लू कैरेक्टर है उसके लिए जो जीन है इसको कहते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है? ए फिनोटाइप इज द फिजिकल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी और कैपिटल बी इसके लिए जो फिनोटाइप कैरेक्टर है ब्लू, इसको कहेगा फिनोटाइप, और इसको कहेगा जीनोटाइप। यानी फिनोटाइप वही होगा जो हम बाहर से दिख रहे हैं, यानी बाहर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर से दिख रहे हैं, हम जितने भी कैरेक्टर दिख रहे हैं बाहर से उसको कहेगा आपका क्या, फिनोटाइप। तो इसमें सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, मैंने जो दे दी आपका, जो ब्लू आइज था, मतलब ब्लू जो कैरेक्टर था, इसको कहेगा आपका फिनोटाइप, और इसके लिए जो जीन है इसको कहेगा आपका जीनोटाइप। नेक्स्ट है आपका होमोजाइगस। A condition when a diploid organism has same allelic forms of a gene। इसका मतलब है कि जो मैंने बताया कि एक जीन में 2 एलील रहते हैं, तो मैंने क्या लिया था, ब्लू के लिए 2 कैपिटल बी लिया था। तो एक जीन में जो 2 एलील रहते हैं, अगर दोनों एलील सेम है, यानी दोनों मैंने जो कैपिटल बी लिया था, अगर ये दोनों सेम है इसको कहेगा आपका होमोजाइगस। तो इसमें एग्जांपल मैंने कैपिटल दे दिया। तो अगर दोनों सेम है, इसमें आप सी डी कुछ भी ले सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो क्या कहेगा इसको, होमोजाइगस। अगर दोनों अलग अलग है, अगर एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी है तो ये अलग अलग हो गया, इसका मतलब है कि इसको आपको क्या कहेगा, हेटेरोजाइगस। तो इसमें मैंने हेटेरोजाइगस लिखना चाहिए था, लेकिन मैं लिखना नहीं, भूल गया। ये होमोजाइगस है। ए कंडीशन व्हेन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज सेम एलीलिक फॉर्म्स ऑफ ए जीन। मतलब अगर जीन में 2 जो एलील है या अगर ये सेम है तो इसको क्या कहेगा, होमोजाइगस कहेगा। अगर ये अलग अलग है, यानी ए कंडीशन व्हेन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट एलीलिक फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एग्जांपल स्मॉल है कैपिटल है, तो अगर ये अलग अलग है यानी स्मॉल और कैपिटल अगर दोनों दिखने में अलग अलग होगा तब इसको क्या कहेगा, हेटेरोजाइगस कहेगा। अगर सेम होगा तो इसको होमोजाइगस कहेगा। तो नेक्स्ट है आपका लोकस, द पोजीशन और लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम वेयर एन एलील इज लोकेटेड। तो इससे पहले मैंने जो बताया, इससे पहले मल्टीपल एलील जब बोला था तो उसमें बताया था मैंने कि एक क्रोमोसोम के पर्टिकुलर एरिया पर, अगर ये क्रोमोसोम है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर यानी पर्टिकुलर लोकस पर, जो पर्टिकुलर पोजीशन होते हैं इसको क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं।
जहाँ पर आपका एक जीन रहते हैं यानी एलील रहते हैं। ये जो एरिया है, ये जो पोजीशन है, अगर जहाँ पर एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जो जीन और एलील रहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं? लोकेशन और लोकस कहेगा। तो इसमें आपका जो डेफिनेशन दिया गया है, तो एग्जाम में अक्सर आते हैं कि जीनोटाइप क्या किसको कहते हैं, व्हाट इज फिनोटाइप, और राइट द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप फिनोटाइप और हेटेरोजाइगस होमोजाइगस। और ये भी पूछे जाते हैं कि लोकस किसको कहते हैं, यानी व्हाट इज लोकस और एक्सप्लेन लोकस। तो आप या जो यहाँ पर लिखे हुआ है सेम टू सेम देने से आपको मार्क्स मिल जाएगा आराम से। इसमें एक एक मार्क्स आएगा, या कभी कभी दो भी मार्क्स देते हैं। अगर दो मार्क्स देंगे तो आपको मैचिंग ऑफ टू इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल इन द ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब है कि दो इंडिविजुअल का जब हम मैचिंग कराएंगे उसको एक क्रॉस कहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है, हम प्लांट का कैसे क्रॉस करेंगे। सपोज ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, तो क्या होगा, ये जो दो प्लांट है इसको हम क्रॉस कैसे करेंगे। तो जो एनिमल होता है इसका हम क्रॉस आराम से, मैटिंग आराम से करा सकते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं इसका क्रॉस कैसे करते हैं। तो देखिए, ये जो प्लांट है इसका जो पोलन ग्रेन है, इसको उस पोलन ग्रेन को अगर हम इस फ्लावर पर, इस प्लांट के फ्लावर पर डाल देंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो प्लांट का क्रॉस ऐसे किया जाता है, यानी एक फूल का जो पोलन ग्रेन होता है उसको लाके दूसरे प्लांट के फ्लावर पर, यानी पोलन फ्लावर पर डाल दिया जाता है और इसी तरह से क्रॉस किया जाता है। यानी तो क्रॉस का मतलब है कि दो इंडिविजुअल का, एनिमल हो या प्लांट हो, दो इंडिविजुअल का मैटिंग कराया जाता है और लास्ट में क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा उस ऑफस्प्रिंग में दोनों प्लांट का कॉम्बिनेशन का, एक जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी जो मैंने बोला कि दो प्लांट का क्रॉस करवाना और दो एनिमल का क्रॉस कराना, तो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस किया है कि व्हेन ओनली ए सिंगल ट्रेड ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्टडीड इन ए क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम क्रॉस करेंगे, यानी दो एनिमल हो या प्लांट हो, जब हम क्रॉस करेंगे, अगर इस क्रॉस में हम कोई भी एक कैरेक्टर, यानी एक ट्रेड और एक कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर को हम स्टडी करेंगे इस क्रॉस में, अगर हम एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेगा। जब हम क्रॉस पर एक नहीं दो कैरेक्टर को स्टडी करेंगे उसको क्या कहेगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपली ये जो दोनों डेफिनेशन है, तो एग्जांपल में आएगा कि क्रॉस किसको कहते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और ऐसा भी आएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको बस ये दोनों डेफिनेशन लिख देना है। दोनों डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। तो क्या है कि इसमें व्हेन ओनली ए सिंगल ट्रेड ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्टडीड इन ए क्रॉस, और इसमें लिखना है कि व्हेन, यहाँ पर जो ओनली ए लिखा है इसमें लिखना है कि व्हेन टू ट्रेड्स और कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्टडीड इन ए क्रॉस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी इसमें हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, क्रॉस में अगर हम एक इस कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। मोनो का मतलब है एक और डाई का मतलब है दो, और जब दो कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि ट्रेट, ये जो ट्रेट है इसका मीनिंग है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर और ट्रेट दोनों सेम चीज़ है। तो कभी कभी इस चैप्टर को समझने में मैं ट्रेट जो वर्ड है इसको यूज़ करूँगा, तो बस समझ लेना कि ट्रेट का मतलब है कि कैरेक्टर। तो इतना ही था इस चैप्टर का जो टर्म है, इम्पोर्टेंट टर्म है, जेनेटिक टर्म, इतना ही था। तो अभी